हेलो स्टूडेंट्स। आज अपने कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान का अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। अगर अपने फिजिक्स की बात करते हैं तो मानव को सदैव विश्व को जानने की जिज्ञासा रही है। पुराने समय के, अगर अपने पुरातन समय की बात करें तो खगोलीय पिंड जैसे घूम रहे हैं, दिन रात की पुनरावृत्ति हो रही है, ये ऋतुओं का वार्षिक चक्कर है, ज्वार भाटा, इंद्रधनुष है, ये चीजें मनुष्य के अंदर कौतूहल पैदा करती थी। उनमें एक जिज्ञासा उत्पन्न होती थी, चीजें हो क्यों रही हैं। जैसे उदाहरण लें कि अपने एक टोलमी साइंटिस्ट थे 2000 साल पहले, जिन्होंने भूकेंद्रीय मॉडल दिया था। उनके अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य और चैतन्य ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। कुछ समय बाद गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की और उन्होंने बोला कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, सूर्य केंद्र है और सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रह पृथ्वी से ही चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन उस समय जैसे जो धर्म नेता थे, उनके विरोध के कारण गैलीलियो को ये मानना पड़ा कि पृथ्वी केंद्र है, सूर्य केंद्र नहीं है। फिर उसके कई साल बाद टाइको ब्राहे साइंटिस्ट था, जिसने अपनी खुली आंखों से ग्रहों का अध्ययन किया था, तो उन्होंने भी अपने भूकेंद्रीय मॉडल को बोला था। लेकिन उनके स्टूडेंट थे केपलर, उनके अंदर इस चीज के प्रति जिज्ञासा थी कि ये भूकेंद्रीय नहीं, ये सूर्य केंद्रीय मॉडल है। तो ये जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती गई और मानव की कल्पनाशील और अन्वेषी मस्तिष्क में विभिन्न प्रतिक्रियाएं होती रही। इस आधार पर उन्होंने प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण किया। इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंदर अगर अपने बात करें तो अपने विज्ञान के 3 मूल विषय हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। जिसके अंदर अगर अपने भौतिक विज्ञान की बात करें तो इस विषय के अंदर अपने प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे आइंस्टीन की बात करें अपने, तो आइंस्टीन ने संसार के बारे में बहुत अच्छी एक पंक्ति गई थी कि संसार के बारे में सबसे अधिक अब बोधगम्य विषय यह है कि यह खुद बोधगम्य है। जैसे अपने आसपास कोई पहली बार कोई घटना होती है, उसके प्रति अपने को जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये प्रकार जो प्राकृतिक घटना है वो किस प्रकार हुई है। तो उसको जानने के लिए वैज्ञानिक या अपने कुछ नियमों, तथ्यों या तर्कों की स्थापना करते हैं कि भविष्य के अंदर कोई व्यक्ति है उसके बारे में अच्छी तरह जान सके। जैसे अपने का बोधगम्य से बोधगम्य हुआ, इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें, शुरुआत में महर्षि कनाद ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, डॉल्टन ने अपना परमाणु मॉडल दिया, प्राउट ने अपना परमाणु मॉडल दिया। उसके बाद थॉमसन ने प्लंग-फूडी मॉडल से इलेक्ट्रॉन की खोज की, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। तो एक के बाद एक सीखने की जो अपने ललक थी, उससे नए तथ्य, नए सिद्धांत और नए नियमों का प्रतिपादन हुआ। अगर अपने भौतिक विज्ञान या विज्ञान की बात करें तो जैसे अपने जो साइंस शब्द है, ये लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू नो या जानना। ये शब्द वही है कि जिस प्रकार अपने संस्कृत भाषा के अंदर विज्ञान शब्द है और अरबी भाषा के अंदर इल्म शब्द है, इन दोनों का मतलब विज्ञान या नॉलेज है। इसी की एक जो अपने प्राकृतिक विज्ञान की बात करें, प्राकृतिक अगर अपने विज्ञान लेते हैं तो इसके अपने 3 भाग लेते हैं। एक तो भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान और तीसरा जीव विज्ञान। अपने जैसे भौतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं तो भौतिक विज्ञान को अपने इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं। तो ये जो शब्द है ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से बना है। इसका मतलब होता है प्रकृति। तो प्रकृति के अंदर जो भी घटना हो रही है या प्राकृतिक घटना है अपने पास, उसका अध्ययन करने की जो शाखा है उसे अपने भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो अपने कथन लिखते हैं तो अपने ये लिखते हैं कि प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत होता है उसे अपने भौतिक विज्ञान कहते हैं। अगर अपने
इसके कार्य क्षेत्र की बात करें या इसका स्कोप लें, इसका स्कोप का या दायरा या आपने कहें तो ये एक वृहद क्षेत्र में फैला हुआ विषय है। वृहद कह दें या आपने ब्रॉड कह दें। कारण इसके दो स्कोप हैं, एक तो होता है अपने स्थूल और दूसरा होता है सूक्ष्म। इसमें दो चीजों के आधार पर अध्ययन होता है, एकीकरण और न्यूनीकरण। अब अपने बल बहुत सारे हैं। अगर अपने गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, विद्युत चुंबकीय बल की बात करें, नाभिकीय बल है, परबल और दुर्बल नाभिकीय बल है, तो उन सारी चीजों को अपने एक समूह के रूप में लेके पढ़ाना, इसे तो अपने बोलेंगे एकीकरण, सारे तथ्यों को एकत्रित करना। अब कोई स्थूल निकाय है, स्थूल का मतलब होता है जिसमें कणों की संख्या बहुत ज्यादा हो या उसका क्षेत्रफल या उसका आकार बहुत बड़ा हो, तो उस स्थिति में उसको अपने एक छोटे रूप में समझाने की कोशिश करते हैं, उसे इसका न्यूनीकरण बोलते हैं। तो फिजिक्स का क्षेत्र या स्कोप काफी वृहद है, ब्रॉड है, इससे इसकी जो अध्ययन है वो काफी इंटरेस्टिंग रहता है। अपने स्थूल का मतलब होता है कणों की संख्या या पिंडों की संख्या अधिक, और सूक्ष्म का मतलब होता है अपने पास कणों या पिंडों की संख्या कम हो, या इसमें ये कह सकते हैं आकार बड़ा है, और इसमें अपने कह सकते हैं जो आकार है वो छोटा है। तो फिजिक्स में छोटी से छोटी वस्तु से लेकर या थोड़ी चीजों से लेकर बड़े आकार की वस्तु का भी अध्ययन होता है। जैसे उदाहरण ले तो इसमें परमाणु का भी अध्ययन हो रहा है जो सूक्ष्म है, और ब्रह्मांड का अध्ययन भी हो रहा है जो स्थूल है। परमाणु के अगर आकार की बात करते हैं तो कह देते हैं 10⁻10 मीटर त्रिज्या का गोला है, और ब्रह्मांड का जो आकार है वो कई प्रकाश वर्ष लंबा है अपने। तो इस स्थिति में इसमें क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र वृहद या ब्रॉड है, जो सूक्ष्म निकाय से लेकर स्थूल निकाय तक का अध्ययन करता है। इसी प्रकार अगर अपने बात करते हैं तो जो भौतिक विज्ञान है अपने या फिजिक्स की बात करें तो 1900 से पहले और 1900 के बाद फिजिक्स को दो भागों में बांटा जाता है, या कह देते हैं काल के आधार पर। वर्गीकरण 1900 से पहले की जो भौतिक विज्ञान है उसे अपने बोलते हैं चिर सम्मत भौतिकी, और 1900 के बाद की जो भौतिकी है इसे अपने बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। इसको बोला जाता है क्लासिकल फिजिक्स, और इसे बोला जाता है मॉडर्न फिजिक्स। इसकी जो मूल शाखा है वो अपनी यांत्रिकी, और इसकी मूल शाखा अपने पास है क्वांटम भौतिकी। इस भौतिक विज्ञान का जनक न्यूटन को कहा जाता है, तो इसे न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोलते हैं। और इस भौतिक विज्ञान का जनक या फादर अपने आइंस्टाइन को बोलते हैं। इसके अंदर पिंडों का जो आकार है, ये पिंडों की जो चाल है प्रकाश की चाल से बहुत कम होती है। प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और इसमें पिंडों की चाल या अध्ययन उस समय आता है जब उनकी चाल प्रकाश की चाल के तुल्य होती है। कक्षा 11 के अंदर अपने मूल रूप से चिर सम्मत भौतिकी की यांत्रिकी शाखा का अध्ययन करेंगे, जिसमें पिंडों का स्थिर या गति अवस्था में अध्ययन करते हैं। तो 11वीं और 12वीं का अधिकांश भाग अपना यांत्रिकी पर आधारित है। मॉडर्न फिजिक्स का कुछ हिस्सा अपने 12th क्लास में आता है। तो फिजिक्स के अंदर अपने जैसे अपने दूसरे लेसन की बात करें तो इस लेसन के अंदर अपने किसी चीज को मापना कैसे या तोलना कैसे, इस चीज का अध्ययन करते हैं। आपने कह सकते हैं मात्रक और मापन। इसके लिए जो
पहला अपने पॉइंट है वो है भौतिक राशियां। इस भौतिक शब्द का अर्थ है कि जिस राशि का अपने को आभास हो या जिसको अपने फील कर सकते हैं उससे अपने भौतिक बोलते हैं। फिजिक्स से ही राशि को मानती है जिसका आभास हो सकता है। जैसे अपने पहले अध्याय के अंदर एक प्रश्न है, मेधावी और अंधविश्वासी स्टूडेंट अपने टीचर से पूछता है भी आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा, लेकिन साइंस कहती है कि इलेक्ट्रॉन है, वैज्ञानिक मानते हैं इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार अपने भूत भी नहीं देखा तो उसको साइंस क्यों नहीं मानती? उसके पीछे ये बात है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपने प्रैक्टिकली तथ्यों से या प्रायोगिक रूप से उसको अपने समझा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है। तारों में धारा प्रवाहित हो रही है, किसी वस्तु पे आवेश आ रहा है, उस आधार पे अपने समझा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है। देखा नहीं गया लेकिन प्रायोगिक तथ्य उसके उपलब्ध हैं। लेकिन अगर अपने घोस्ट या भूत की बात करें तो उसके बारे में कोई भी प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं होता, वो एक अपने दिमाग की उपज होती है, तो इसलिए साइंस उसे नहीं मानती। तो भौतिक शब्द का मतलब आभास से है, तो फिजिक्स में उन्हीं चीजों का अध्ययन होता है जिसके अंदर अपने क्या करते हैं, आभास कर सकते हैं, जिसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। तो भौतिक राशियों की अगर अपनी परिभाषा लिखते हैं तो ये लिखते हैं वे राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। अब अपने राशियां कह रहे हैं कि उनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापने हैं। तो प्रत्यक्ष मापना तो अपने किसी जैसे कोई दूरी है उसको अपने स्केल से या डोरी से माप सकते हैं। जैसे कोई कमरे का आकार हो तो उसको अपने फीता लगा के उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई माप सकते हैं। यह तो प्रत्यक्ष मापन होता है। अब हमने कहा पृथ्वी से सूर्य की दूरी 1.496 × 10⁻11 मीटर है, या एक खगोलीय मात्रक की दूरी है। सूर्य से प्रकाश को आने में 500 सेकंड लगते हैं। तो इस तरह अपने माप रहे हैं, वो अप्रत्यक्ष मापन है, वो सूत्रों के आधार पे गणना के आधार पे किया गया मापन है। उसके लिए किसी डोरी या स्केल का यूज नहीं किया जाता। तो या तो वो प्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके, वे राशियां भौतिक राशियां होती हैं। और इसके दो प्रकार हैं, एक तो होता है मूल राशियां और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां भी होती हैं वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, अर्थात किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं। जैसे अगर अपने उदाहरण लें तो द्रव्यमान, लंबाई, समय आदि ये मूल राशि हैं। इसी प्रकार अगर अपने व्युत्पन्न की बात करते हैं तो वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अब जैसे उदाहरण लें कि चाल है, तो चाल को अपने लेते हैं दूरी बटे समय। तो दूरी मूल राशि है अपने और समय भी मूल राशि है, तो चाल दो मूल राशियों से मिलकर बना हुआ है, तो ये अपने व्युत्पन्न राशि है। इसी प्रकार अगर अपने उदाहरण लेते हैं तो त्वरण, ये वेग बटे समय है, तो ये भी मूल राशियों से मिलकर बना हुआ है। वेग जो अपने पास है ये होता है विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन बटे समय का वर्ग हो जाएगा। तो विस्थापन मूल राशि है, ये लंबाई में काउंट होती है। समय मूल राशि है तो त्वरण में दो मूल राशि है।
तो वे भौतिक राशियों ने बोल दिया जिन्हें मापा जा सकता है, अपने मापा या एक शब्द और जा सकते हैं, तोला जा सकता है, तोल भी सकते हैं इसे। और जो राशियां स्वतंत्र होती हैं, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, उसे अपने मूल राशियां बोलती हैं। द्रव्यमान, लंबाई, समय, टोटल ये 7 राशियां होती हैं जिनका आगे अध्ययन करेंगे। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती है, मूल राशियों से मिलकर बनी होती है, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। मूल राशियों का जो मात्रक है उसे मूल मात्रक बोलते हैं, और व्युत्पन्न राशियों का जो मात्रक है उसे अपने व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। तो अपने कोई भौतिक राशि राशि है तो उसकी पहचान उसके मात्रक से होगी। वो किस प्रकार की राशि है, वो बल है, वो लंबाई है, वो वेग है, वो अपने द्रव्यमान है। तो उसको उसका एक जो मानक है उसको परिभाषित करता है, जिसे अपने मात्रक बोलते हैं। जैसे अपने कोई अंक लिख दें, ये 5 लिख दिए, इसको अपने परिभाषित नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक अंक है। अगर इसके साथ में केजी लिखता हूं तो इसका मतलब ये द्रव्यमान है। इसके साथ में मैं m लिखता हूं तो मतलब ये लंबाई है 5 मीटर। इसके साथ में s लिख देता हूं तो इसका मतलब ये सेकंड है, समय के बारे में बता रहा है। इसके साथ में n लिख देता हूं न्यूटन, तो ये बल के बारे में बता रहा है। तो कोई भी अपने भौतिक राशि है, जैसे किसी भी भौतिक राशि को पूर्णतः परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त किए गए मानक को मात्रक कहते हैं। तो जैसे किलोग्राम है, मीटर है, सेकंड है या न्यूटन है, ये अपने पास क्या है, मात्रक हैं। और एक चीज और है, जैसे अपने ये लिखते हैं 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, ये मीटर बड़ा मात्रक है, सेंटीमीटर छोटा है। तो जब बड़ा मात्रक होता है तब आंकिक मान छोटा होता है, और जब छोटा मात्रक है तब आंकिक मान बड़ा होता है। तो जो मात्रक है वो आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भौतिक राशि का जो आंकिक मान या मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर राशि का मात्रक बड़ा है, जैसे अपने यहाँ उदाहरण लिया मीटर बड़ा मात्रक है, आंकिक मान छोटा था 1 आ रहा है। और अगर सेंटीमीटर ले रहे हैं छोटा मात्रक, आंकिक मान अपने पास क्या बड़ा हो गया, 100 हो गया। भौतिक राशि जैसे इंग्लिश में से अपने बोले तो क्वांटिटी पूरा लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए अपने यहाँ क्यू लिख दिया। तो कोई भी अगर भौतिक राशि है तो उसमें एक तो अंक होगा और एक उसका मात्रक होगा। जैसे 5 किलोग्राम, 5 मीटर, 5 सेकंड या 5 न्यूटन है, तो यहाँ n तो 5 है और u अपने केजी, मीटर, सेकंड या न्यूटन है। फिर अपने अगर 2 स्थितियां ले लें, 2 मात्रक पद्धतियां ले लें, जैसे एक पद्धति ये है, दूसरी ये है, तो n1 u1 बराबर n2 u2 लिख सकते हैं। जैसे n1 1, u1 मीटर, n2 100, u2 सेंटीमीटर। और उदाहरण ले तो जैसे 1 किलोग्राम 1000 ग्राम हो गया ये अपने, तो ये n1 u1 और ये अपने पास n2 और u2 है। तो ये अपने मात्रक है। मात्रक के बारे में कुछ तथ्यों की अपने बात करते हैं। मात्रक लगाने से पहले कुछ अपने चीजों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे मात्रक एक वचन होता है, बहुवचन नहीं। जैसे अपनी लिखा के एक लंबाई है अपनी, वो 5 मीटर है, और एक अपने लिख दिया 1 मीटर। जैसे यहाँ संख्या ज्यादा है तो अपने ये नहीं लिखेंगे कि मीटरों, और यहाँ अपने ये नहीं लिखेंगे कि मीटर। चाहे तो आंकिक मान 1 है, चाहे ज्यादा है अपने, तो दोनों स्थिति में अपने क्या होगा, मात्रक एक वचन रहेगा। जैसे यहाँ उदाहरण में लिया अपने मीटर, सेकंड लिखेंगे सेकंडों नहीं लिखेंगे अपने। तो मात्रक सदैव एक वचन होता है, बहुवचन नहीं। इसी प्रकार अगर कोई मात्रक अपने लगा रहे हैं जो विज्ञानी के नाम पर है, जैसे अपने कह दिया साइंटिस्ट न्यूटन है, बल का मात्रक न्यूटन होता है अपने। तो वैज्ञानिकों के नाम वाले मात्रक की पूरी स्पेलिंग अंग्रेजी के वर्णमाला के छोटे अक्षरों में और प्रतीक बड़े अक्षर से लिखा जाता है। एक तो अपने न्यूटन जैसे इस प्रकार लिख सकते हैं बड़े एन से, और एक अपने न्यूटन ये लिख सकते हैं। अब अपने को ये कह दें कि इनका अर्थ समझाइए, तो न्यूटन को अगर अपने बड़े एन से लिखते हैं तो इसका मतलब एक व्यक्ति विशेष का नाम है। व्यक्ति विशेष के नाम का जब अपने लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर अपने बड़ा लिखते हैं। अगर अपने छोटे एन से लिख दिया तो इसका मतलब ये अपने पास एक मात्रक है और ये बल को बता रहा है। अगर इनका प्रतीक चिन्ह लेना है अपने को तो अपने बड़ा एन लिखेंगे। इसी प्रकार कार्य का मात्रक जूल है।
अगर अपने बड़े जे से लिखते हैं और छोटे जे से लिखते हैं, बड़े जे से लिखा तो इसका मतलब व्यक्ति विशेष का नाम है, और छोटे जे से दर्शा रहे हैं तो इसका मतलब अपने पास ये मात्रक है, और इसका जब प्रतीक चिन्ह लेंगे तो कैपिटल जे लिखेंगे। तो व्यक्ति या वैज्ञानिक के नाम वाले मात्रक की पूरी स्पेलिंग का अगर मात्रक के रूप में लिखना है तो पूरा सारे के सारे शब्द या अपने जो वर्ड हैं वो अपने पास जाएंगे, छोटे होंगे, लेकिन प्रतीक अपने पास क्या होगा, बड़ा होगा। इसी प्रकार जिन मात्रकों में वैज्ञानिकों का नाम नहीं होता उनकी पूरी स्पेलिंग व प्रतीक अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है तो METER, ये छोटे अक्षर में लिखा जाएगा। समय का मात्रक सेकंड है तो ये छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा। जब इनके प्रतीक लेंगे तो ये M और इसका S, ये छोटा लिखा जाएगा। तो पूरी स्पेलिंग और प्रतीक दोनों छोटे से दर्शाया जाएगा अगर वैज्ञानिक का नाम नहीं है। इसी प्रकार यदि भौतिक राशि में दो या दो से अधिक मात्रक हो तो उनके मध्य थोड़ा स्थान छोड़ देते हैं या डैश लगाते हैं। अभी अपने चौथे खंड में बोले थे कि भौतिक राशि में दो या दो से अधिक मात्रक हो तो उनके मध्य अपने थोड़ा स्थान छोड़ देते हैं, डैश लगाते हैं। जैसे अपने उदाहरण स्वरूप लें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। तो अपने कूलाम डैश मीटर लिख सकते हैं या कूलाम और बीच में थोड़ा गैप रखते हुए मीटर। अब इसको अगर अपने दर्शाना है संकेतों में तो कूलाम वैज्ञानिक का नाम है तो इसके लिए बड़ा सी लिखा जाएगा, डैश मीटर। मीटर कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं इसलिए छोटा एम लिख दिया। यहाँ अगर लिखते हैं तो कूलाम और बीच में गैप रखते हुए एम। अगर पे इकट्ठा लिख देते हैं तो इस तरह से पढ़ने में बोला जाता है सेंटीमीटर है जैसे। तो अगर दो या दो से ज्यादा मात्रक हो तो उस स्थिति के अंदर यहाँ तो अपने बीच में डैश लगाते हैं या फिर अपने बीच में थोड़ा स्थान छोड़ते हैं। इसी प्रकार एक उदाहरण और लें अपने संवेग, इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो बीच में अपने थोड़ा स्थान छोड़ दिया या आपने डैश मीटर प्रति सेकंड इस तरह लिख देते हैं। दो से अधिक मात्रक है तो उनके मध्य थोड़ा स्थान छोड़ेंगे या डैश लगाएंगे। इसी प्रकार मात्रकों में सॉलिडस या स्लैश जो अपने चिन्ह लगाते हैं एक ही बार लगता है। जैसे अपने शब्दों में बोलते हैं प्रति बोल देते हैं। जैसे एक मात्रक अपने लिखेंगे कूलाम स्केयर, कूलाम स्केयर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्केयर, ये लिखें तो इतने गलत हो जाए। तो अपने लिखेंगे तो कूलाम प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्केयर, तो डैश स्लैश एक बार ही लगा। ये नहीं लिखेंगे कूलाम प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्केयर, दो बार नहीं लगेगा ये। यहाँ इसको अपनी इस तरह लिख सकते हैं कूलाम प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्केयर। तो मात्रों में सॉलिडस या स्लैश का, जिसे अपने ऑब्लिक भी बोल देते हैं, बट्टे का भी बोल देते हैं, का जो निशान है वो एक बार यूज होता है, दो बार जैसे मैंने यहाँ लिखाया इस तरह दो बार यूज नहीं होगा, सिर्फ एक बार यूज होगा। तो ये मात्रक लगाते समय ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि अपने भौतिक राशि पर मात्रक लगाने के लिए तीन पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। जैसे पहली तो FPS या ब्रिटिश पद्धति है, दूसरी CGS या गाउसीय पद्धति, और तीसरी MKS या जॉर्जी पद्धति है। 1960 के अंदर MKS पद्धति में कुछ सुधार किए गए तो इस पे एक नई पद्धति बनी जिसे अपने SI मात्रक या अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति बोलते हैं, इंग्लिश में से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। अब जो FPS है तो इसमें F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड और S का मतलब सेकंड। CGS में C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकंड है। MKS में M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब सेकंड। अब जैसे अपने इसको समझने के उदाहरण ले, जैसे हमने कह दिया एक पिंड पर एक 5 किलोग्राम का पिंड 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है।
इसमें अगर गौर करें तो जो 5 किलोग्राम है वो तो एमकेएस पद्धति में है, और जो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है वो सीजीएस पद्धति में है। तो अगर अपनी इन्हीं मानों का सूत्र में उपयोग करते हैं, इसके ऊपर कोई अगर न्यूमेरिकल हल करेंगे तो अपना उत्तर गलत आएगा। इसलिए पहले जब अपने कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं, उसका प्रश्न पढ़े, तो अपने पहली चीज ये देखते हैं कि उसके जो मात्रक है वो एक ही पद्धति के हैं या नहीं है। अब जैसे ये एमकेएस पद्धति है, सीजीएस है, पहले इनमें बदलाव करना पड़ेगा। या तो अपने जैसे अपने ये था 5 किलोग्राम और 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, या तो इसको ग्राम में बदलो, 5000 ग्राम हो गया, या इसको मीटर में बदलो, 3 × 10⁻² मीटर प्रति सेकंड। 100 से भाग देंगे तो अपनी आएगा। अगर अपने कोई न्यूमेरिकल हल करने तो इन दोनों मान का एक साथ उपयोग होगा और इन दोनों मान का एक साथ उपयोग होगा। या तो सीजीएस मान यूज होंगे, ये सीजीएस पद्धति है, या एमकेएस मान यूज होंगे, ये दोनों एमकेएस में है। तो इसलिए मात्रक पद्धति जरूरी होती है। अगर मात्रक पद्धति का सही ढंग से उपयोग नहीं हुआ तो अपने द्वारा किया गया कार्य गलत होता है। एफपीएस पद्धति या ब्रिटिश पद्धति का यूज बहुत कम होता है, कारण इसके अंदर आंकिक मान बड़े होते हैं। शुरू के अंदर अपने बोला था कि जो आंकिक मान है वो मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सबसे छोटी पद्धति है जिसमें आंकिक मान बड़ा है। जैसे अपने 1 फुट की बात करते हैं तो लगभग ये 32 सेंटीमीटर होता है, या 12 इंच से कुछ ज्यादा होता है। तो उस स्थिति में अगर अपने हल करेंगे तो मान बड़ा होने से गणना में मुश्किल आएगी। पाउंड लेते हैं अपने तो लगभग 450 ग्राम के करीब होता है। तो इस पद्धति का बहुत कम यूज होता है। सीजीएस और एमकेएस का अपने यूज ज्यादा करते हैं। 1960 के अंदर एमकेएस पद्धति में कुछ सुधार करके जो पद्धति बनाई उसे अपने एसआई मात्रक बोलते हैं। कई बार बुक्स के अंदर यहाँ पढ़ाते समय ये कह देते हैं कि एसआई पद्धति, तो ये गलत है लिखने में। एसआई मात्रक लिखना सही है, कारण इस एस का मतलब सिस्टम है। तो अपने अगर ये लिखते हैं एसआई पद्धति तो इसे बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ सिस्टम, तो जो गलत हो जाएगा। तो एसआई मात्रक बोला जाएगा, एसआई पद्धति नहीं लिखा जाता। जैसे इसके ऊपर अपने उदाहरण लें, ऊर्जा की अगर अपने बात करते हैं, अलग अलग जगह पे ऊर्जा के रूप अलग अलग हैं। जैसे अपनी अगर थर्मल प्लांट में बात करते हैं या अपने घरों के अंदर हाउस होल्ड जो बिजली आती है उसकी बात करते हैं तो उसका मापन किलोवाट घंटा है। तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। अगर अपने परमाणु भौतिकी लेते हैं उसके अंदर ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। इसी प्रकार अगर अपने फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसमें कैलोरी होता है, ये 4.186 जूल होता है। तो 1960 से पहले ये दिक्कत थी, अगर कोई परमाणु शाखा का व्यक्ति फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट से बात करता तो यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक था, यहाँ कैलोरी था। तो उनको डाटा सॉल्व करने में या किसी समस्या के अंदर दिक्कत आती थी। तो 1960 के अंदर इस पद्धति में सुधार करते हुए एक नई पद्धति थी जिसे एसआई मात्रक बोला। तो इस सुधार करते उन्होंने ये कह दिया कि चाहे आप कोई भी डिपार्टमेंट से हो तो ऊर्जा का मात्रक अपने को सिर्फ जूल लेना है। किलोवाट घंटा इतने जूल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल है, कैलोरी इतने जूल के अंदर है। तो ये सुधार करते हुए अपनी नई पद्धति का निर्माण हुआ था। इस पद्धति के अंदर 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां थी। 7 तो इसके अंदर मूल है और 2 पूरक हैं। अगर उसके अपने वर्णन करें, एसआई पद्धति की बात करते हैं जिसमें 7 मूल राशियां होती हैं: द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, प्रदीपन तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम केजी से दर्शाते हैं, लंबाई मीटर में स्मॉल एम लिखते हैं, समय सेकंड में एस से दर्शाया जाता है, ताप केल्विन के से, विद्युत धारा एम्पियर में ए, कैंडेला, प्रदीपन तीव्रता का मात्रक है सीडी से, और पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है एमओएल लिखते हैं। तो ये इसके मात्रक और इनके प्रतीक थे। इसी प्रकार एसआई जो मात्रक है उसमें 2 पूरक राशियां हैं, एक तलीय कोण और एक ठोस कोण, जिनके मात्रक क्रमशः रेडियन और स्टे रेडियन है, आरएडी और एसआर लिखा जाता है।
अब इन दोनों की अगर अपने समझाएं, तलीय कोण और ठोस कोण को, अपने एक वृत्त ड्रॉ करते हैं। इसकी त्रिज्या r और इसका एक चाप ले लेते हैं ए बी। ये चाप डी आर मान लेते हैं। ये चाप केंद्र पे डी थीटा कोण बना रहे। तो नॉर्मल अपने लिखते हैं जो तलीय कोण है, तो ये होता है अपने पास डी थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या, इसे अपने लिखेंगे डी आर बटे आर। तो वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण को तलीय कोण कहते हैं। अगर चाप और त्रिज्या बराबर हो उस स्थिति में डी थीटा बराबर डी आर बटे डी आर, तो ये 1 रेडियन होगा। तो अगर इसको अपने कथन के रूप में लिखें तो यदि वृत्त के सतह पर खींचा गया चाप उसकी त्रिज्या के बराबर हो तो इसे अपने 1 रेडियन बोलते हैं। वृत्त का चाप वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो ये जो कोण होगा वो 1 रेडियन होगा। अब अपने ठोस कोण की बात करें, अपने पास एक गोला है और उसके ऊपर एक अपने इस प्रकार वृत्त बना देते हैं जिसका क्षेत्रफल डी है। इस वृत्त के सारे बिंदुओं को गोले के केंद्र पे मिला रहे हैं। यहाँ बीच में एक कोण बनेगा, इस गोले की त्रिज्या r है। तो ये जो आकृति अपने कह सकते हैं एक शंकु की तरह है या कोण की तरह है। जो ये आकृति अपने ड्रॉ करेंगे, त्रिविमीय चित्र अपने बना नहीं सकते, इसे द्विविमीय में समझना पड़ेगा। तो ये जो अपने क्षेत्रफल है, जो ठोस कोण है अपने, इसको डी ओमेगा लिखते हैं। डी ओमेगा ये होगा अपने पास डी ए बटे आर स्क्वायर। इसमें अपने कंडीशन लगा दी, यदि डी ए का मान आर स्क्वायर के बराबर है उस स्थिति में डी ओमेगा का मान 1 रेडियन आएगा। तो वृत्त गोले की सतह पर वृत्त की त्रिज्या के जो अपने इसकी परिभाषा में लेते हैं तो गोले की सतह पे एक वृत्त खींचते हैं जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है। उस स्थिति में जो वृत्त है जो केंद्र पे कोण बनाएगा वो 1 रेडियन होगा। तो रिपीट कर देता हूँ, गोले की सतह पर एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, डी ए बराबर आर स्क्वायर है, उस स्थिति में वृत्त के अपने गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा वो 1 रेडियन होगा। तो ये अपनी एसआई मात्रक के अंदर 7 मूल और 2 पूरक राशियां थी।